Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next unit of 12th chemistry. तो कल हमने बायोमोलिक्यूल्स वाली यूनिट कंप्लीट कर दी थी. आज हम पॉलीमर्स वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे और इसको आज ही कंप्लीट कर देंगे. ये पार्ट 1 रहेगा और शाम को दूसरा पार्ट आएगा जिसमें ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जिससे हम कल जो है लास्ट यूनिट स्टार्ट कर सकेंगे 12th केमिस्ट्री की. ओके सो गाइज, अपने चैनल पे ज्वाइन बटन आ गया है. सो उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं आप लोगों को. तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं उसका लिंक दे रही हूँ, वो वीडियोस जाके ज़रूर देखना. इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डाउटनट ऐप के थ्रू उसे इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो. उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ. कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं. साथ ही यहां कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनडी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे. इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव. सो स्टूडेंट्स, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट. सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से. आज के लेक्चर में हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि काफ़ी टाइप्स का है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. अब पॉलीमर्स जो हैं वो हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं. पहली बात तो प्लास्टिक की बकेट्स, कप्स, सॉसर्स, बच्चों के टॉयज़ बनाने में, पैकेजिंग बैग्स बनाने में, तो इन सब चीज़ों में, क्लोथिंग मटेरियल जो हमारे सिंथेटिक वाले हैं उसमें भी पॉलीमर का यूज़ किया जाता है. ऑटोमोबाइल के जो टायर्स हैं, गियर्स हैं, सील्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, इन सब में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत रिवॉल्यूशनाइज हो गई है. इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो है हमारा वो भी रिवॉल्यूशनाइज हो गया है. अब जो पॉलीमर्स हैं वो हमारे 4 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसकी वो बैकबोन बन गया है, रीढ़ की हड्डी बन गया है. अगर वो नहीं हो तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म हो जाएंगी. वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? प्लास्टिक्स की, इलास्टोमर्स की, फाइबर्स की और पेंट्स और वार्निशेस की जो इंडस्ट्री है वो. अब जो वर्ड है पॉलीमर, ये आया कहाँ से है? 2 ग्रीक वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया है. ये पॉली मतलब मैनी और मर मीन्स यूनिट और पार्ट, मतलब मैनी पार्ट्स या मैनी यूनिट्स. अब पॉलीमर जो टर्म है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास इन द रेंज ऑफ 10⁻³ to 10⁻⁷ U. तो इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है इनका, मतलब 1000 से लेके और 10⁻⁷ तक आप लगा सकते हो कितना ज्यादा है. तो इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पॉलीमर जो होते हैं. They are also referred to as macromolecules which are formed by joining of repeating structural units on a large scale. इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं. और ये बनते कैसे हैं? अगर हम जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं उनको बार बार ज्वाइन करते जाएं बड़े स्केल पे तो हमारे पॉलीमर्स जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे. अब जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं वो कुछ सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे, जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं, उनसे डिराइव रहते हैं और एक दूसरे के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं. अभी जो प्रोसेस है पॉलीमर्स बनाने का मोनोमर्स के थ्रू, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. अब जो इथीन है हमारा, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें अगर इसका, तो इथीन को जब हम पॉलीथीन में कन्वर्ट करते हैं या फिर जब हम हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड का इंटरेक्शन करवाते हैं तो हमारा नायलॉन 6,6 बनता है. तो ये 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पॉलीमराइजेशन के. इनको मैं शो भी कर देती हूँ यहाँ पे. जैसे हमने N मॉलिक्यूल्स ले लिए इथीन के, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, इसको हमने पॉलीमराइज कराया तो हमारी NCH2CH2 इसकी जो है ये रिपीटिंग यूनिट बन गई. अब इसको जब हम पॉलीमराइज कराते जाएंगे तो हमारा जो पॉलीथीन है, जो हम थैली काम में लेते हैं पॉलीथीन, वो बन जाएगा. देन नेक्स्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें हम क्या ले रहे हैं? हम हेक्सामिथाइलिन डायअमीन ले रहे हैं. तो N मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसके भी NH2CH2 NH2, ये होता है हमारा हेक्सामिथाइलिन डायअमीन. इसको हमने ट्रीट करवाया एडिपिक एसिड से, उसके भी हम N मॉलिक्यूल्स लेंगे, COOH CH2 COOH, ये हमारा एडिपिक एसिड होता है. तो इसका पॉलीमराइजेशन होगा और हमारे पास आ जाएगा नायलॉन 6,6 बन के. नायलॉन 6,6 का स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ यहाँ पे. NH, फिर यहाँ पे CH2 देन NH, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से हम शो करते हैं पॉलीमर को. ब्रैकेट के बीच में हम 1-2 कट लगा के, यानी कि ये चेन आगे बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नायलॉन 6,6. तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने बता दिए.
अब सीधे चलते हैं हम हमारे क्लासिफिकेशन पे पॉलीमर्स के। तो बहुत सारे तरीकों से हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही तरीके जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है क्लासिफिकेशन वो है सोर्स के बेसिस पे। तो 3 तरीके के पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करके रखते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल है बिल्कुल। जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, कुछ रेजिन्स होते हैं हमारे, रबर हो गया, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिल रहे हैं। दूसरे हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो जो सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट हो गया जिसको हम रेयन बोलते हैं, या सेल्यूलोज नाइट्रेट जो हो गया, ये इस सब कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब जिनसे ये डिराइव होते हैं वो नेचुरल होते हैं। जैसे सेल्यूलोज है वो नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो सेमी सिंथेटिक होगा, पूरी तरीके से नेचुरल भी नहीं होगा और पूरी तरीके से सिंथेटिक भी नहीं होगा। तो इस तरीके के पॉलीमर्स होंगे सेमी सिंथेटिक। तीसरी कैटेगरी आती है कि टोटली अगर जो सिंथेटिक है पॉलीमर्स, जैसे कि पॉलीथीन हो गया हमारा जो कि प्लास्टिक होता है, या कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हो गए जैसे नायलॉन 66 है, सिंथेटिक रबर भी आते हैं हमारे जैसे ब्यूना एस है। तो ये सब मैन मेड पॉलीमर्स है जो हमने खुद ने बनाए हैं और काफ़ी आजकल इनका यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में भी और इंडस्ट्री में भी। तो इस तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है, जिनका नेचर से कोई कनेक्शन नहीं है। हो गया ये वाला क्लासिफिकेशन क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जो कि है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। अब इसमें भी हमारी 3 डिफरेंट कैटेगरीज आती है कि पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहली कैटेगरी हमारी लीनियर पॉलीमर्स। इस कैटेगरी में जो पॉलीमर्स आते हैं उनमें जो चेन्स होती हैं वो लंबी लंबी होती है और स्ट्रेट चेन्स होती हैं। इस तरीके के आपको पॉलीमर्स जो है वो मिल सकते हैं, बिल्कुल ये लंबे लंबे हैं और एक दूसरे के एक तरह से पैरेलल जा रहे हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो गए, एक तो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पीवीसी बोलते हैं आप, पीवीसी के पाइप्स आते हैं वही चीज है। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। इन पॉलीमर्स में क्या होता है, लीनियर चेन्स तो होती हैं लेकिन उनमें कुछ कुछ ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो इस तरीके की ब्रांचिंग शो करता है। उसमें होता क्या है, ये हमारे सिंपल चेन्स तो हो ही गई, लेकिन इनमें जैसे यहाँ से एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है या यहाँ से एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है, तो इस तरीके की ब्रांचिंग्स भी होती हैं। देन थर्ड और लास्ट कैटेगरी आती है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स। तो ये यूजुअली जो है बाईफंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स से बनते हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग लीनियर पॉलीमर चेन्स के बीच में। इसके एग्जांपल्स है बेकलाइट या मेलामाइन। कैसे होता है, जैसे ये एक चेन हो गई, ये हमारी दूसरी चेन हो गई, ये हमारी तीसरी चेन हो गई। तो जैसे इसके और इसके बीच में ये पूरा जो है हमारा बॉन्ड बना हुआ है, या जो ये हमारी फर्स्ट वाली चेन थी इसके और थर्ड वाली के बीच में पूरा बॉन्ड बना हुआ है, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बने रहते हैं अलग अलग लीनियर पॉलीमर चेन्स के बीच में। क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे क्लासिफिकेशन के, जो कि है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। तो पॉलीमर्स को हम मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स possessing डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अब ऐसे मोनोमर मॉलिक्यूल्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, उनका अगर हम रिपीटेड एडिशन कराएंगे तो हमारे एडिशन पॉलीमर्स जो है वो बन जाएंगे। जैसे जब हम इथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करते हैं या प्रोपीन को पॉलीप्रोपीन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो वाला रिएक्शन जो है वो हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। अभी सबसे स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको इथीन से हम पॉलीथीन कैसे बनाते हैं, तो सेम वही चीज़ होगी। अब जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं जो कि सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज के एडिशन से अगर बन रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। जैसे हमारा पॉलीथीन है वो सिर्फ इथीन के एडिशन से ही बन रहा है, तो वो हो गया हमारा होमोपॉलीमर। दूसरी तरफ ऐसे पॉलीमर्स जो कि 2 अलग अलग मोनोमर्स से बन रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कोपॉलीमर्स। इसके एग्जाम्पल है ब्यूना एस और ब्यूना एन। तो यहाँ पे मैं ब्यूना एस का जो रिएक्शन है वो दिखा रही हूँ। जब हम 1,3-ब्यूटाडाइईन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं स्टाइरीन से, यानी कि C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों के ही हम N नंबर ले लेंगे मॉलिक्यूल्स के, तो हमें ब्यूना एस यानी कि ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन कोपॉलीमर जो है वो मिलेगा, जिसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल CH2, देन CH, देन CH2, और यहाँ पे हमारा N लगा दिया हमने, और जो C6H5 वाली चेन है वो यहाँ पे चली गई। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है।
तो यही है एडिशन पॉलीमर्स में, अगर सेम मोनोमर रिपीट हो रहा है तो वो होमोपॉलीमर होगा, और अगर दो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स ऐड हो रहे हैं तो वो कोपॉलीमर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट कैटेगरी है कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। So these polymers are formed by repeated condensation reaction between two different bifunctional और trifunctional monomeric units। तो दो अलग अलग तरह की बाइफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स हों और उनका रिपीटेड कंडेंसेशन हो रहा हो, तब जाके हमारे पॉलीमर्स बनते हैं। इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, HCl हो गया, इनका एलिमिनेशन होता रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे टेरिलीन बनाते हैं हम जिसको हम डैक्रॉन बोलते हैं, या नाइलॉन 6,6 बना रहे हैं, या नाइलॉन 6 बना रहे हैं, ये सब हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। अब जो हमारा नाइलॉन 6,6 है उसका मैंने आपको कंडेंसेशन बताया ही था। हेक्सामिथाइलिन डाई अमीन को जब हम एडिपिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा नाइलॉन 6,6 बन जाता है, और उस वाले रिएक्शन में वाटर जो है वो भी रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, जो कि है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे 4 तरीके के पॉलीमर्स होते हैं। So a large number of polymer application in different fields depend on their unique mechanical properties like tensile strength, elasticity, toughness, etc. तो अलग अलग पॉलीमर के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे उनकी इलास्टिसिटी क्या है, उनकी टफनेस क्या है, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं उनके बेसिस पे रहती है, जैसे वॉन्डरवॉल फोर्सेस हो गए या हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हमारे पॉलीमर में प्रेजेंट है, तो वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, कितने ज़्यादा वीक है, उसी हिसाब से इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिसाइड होती है। अब ये फोर्स जो है ये पॉलीमर चेन्स को बाइंड करके रखते हैं। क्लियर है। तो पहली कैटेगरी आती है हमारी इलास्टोमर्स की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि रबर लाइक होंगे, इलास्टिक्स जैसे। सो ये रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं, इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इन इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स में जो पॉलीमर चेन्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई किससे रहती हैं, जो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं हमारे, उनके थ्रू जुड़ी हुई रहेंगी। अभी जो वीक बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं ये क्या चीज़ की परमिशन देते हैं कि पॉलीमर जो है वो आसानी से स्ट्रेच हो जाए, और जब हम उसको छोड़ें तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, इसीलिए वीक बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं। तो क्या होता है, चेन्स के बीच में कुछ क्रॉस लिंक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलीमर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिट्रैक्ट होके आ जाता है जैसे ही फोर्स हम रिलीज करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जो हमने अभी पढ़ा था, ब्यूना एस, फिर ब्यूना एन और नियोप्रीन। ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं इलास्टोमर्स के। नेक्स्ट आता है हमारा फाइबर्स। फाइबर्स क्या है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं जिनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और हाई मॉड्यूलस होता है इलास्टिसिटी का। अब इनमें इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखने को मिलते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो चेन्स है उनकी क्लोज पैकिंग हो जाती है और इनका नेचर जो है वो क्रिस्टलाइन बन जाता है, जैसे कि पॉलीअमाइड्स हो गए इसके एग्जाम्पल, यानी कि नाइलॉन 6,6, और पॉलीस्टर्स जो कि टेरिलीन है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। देन आते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। अब ये पॉलीमर्स जो होते हैं ये लीनियर होते हैं या फिर थोड़ी सी ब्रांचिंग इनमें देखी जा सकती है, और इनमें लॉन्ग चेन्स रहती हैं मॉलिक्यूल्स की, और इनकी क्या कैपेबिलिटी होती है कि हीट कराने पे जल्दी से सॉफन अप हो जाते हैं और कूल होने पे जल्दी से हार्डन अप हो जाते हैं। Though these polymers possess intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibers। तो इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं अट्रैक्शन के, वो इलास्टोमर्स जितने वीक भी नहीं होते और फाइबर्स जितने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, उन दोनों के बीच के मॉडरेट फोर्स वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया और पॉलीविनाइल्स हो गया। तो ये सब हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। तो बहुत इजी चीज़ है इसको समझना, क्योंकि जैसे आप पॉलीथीन को जब जलाते हो या आप कोई प्लास्टिक की चीज़ को जला रहे हो तो वो एकदम बिल्कुल पिघल सी जाती है, सॉफन अप हो जाती है, और अगर आप उस पिघली हुई चीज़ को रख दोगे, कूल होने दोगे, तो वो हार्ड हो जाएगी। तो वही होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। Now these polymers are cross-linked or heavily branched molecules which on heating undergo extensive cross-linking in molds and again become infusible। अब ये polymers जो होते हैं इनमें क्रॉस लिंकिंग भी प्रेजेंट होती है और बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, और जब हम इनको हीट कराते हैं तो मोल्ड्स के अंदर इनकी और भी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग बनती जाती है और ये इनफ्यूजिबल हो जाते हैं। इनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे बेकलाइट हो गया हमारा, या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो होता है वो, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं।
अब जो हमारा बेकलाइट होता है उसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं इसमें हमारी इस तरह से। अब ये जुड़ी हुई कैसे रहती हैं, ये एक CH2 मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई रहती हैं दोनों। और यहाँ पे भी हमारा एक CH2 रहता है, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा OH ग्रुप रहता है और यहाँ पे भी OH ग्रुप रहता है, ये N आ गया। ये हमारा बेकलाइट का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से PVC का स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। सिंपल है PVC का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा, CH2 CH और यहाँ पे Cl, बस इसी की रिपीटिंग यूनिट्स रहती हैं। तो ये हो गया हमारा PVC। क्लियर है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्लासिफिकेशन पे, जो कि है बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो जो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो हैं उनको आजकल हम चेन ग्रोथ पॉलीमर्स और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स बोलने लगे हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म दे अंडरगो ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। तो जो हमारे एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उनको आजकल हम या तो चेन ग्रोथ पॉलीमर्स बोलते हैं या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स बोलते हैं। अब ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी कि किस पॉलीमर को हम चेन ग्रोथ बोलेंगे या स्टेप ग्रोथ बोलेंगे। तो ये है कि जब उनका फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उनमें कौन सा पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म यूज होता है, उसके बेसिस पे उनको ये 2 नाम जो है वो दिए जाते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो इसका लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम बाकी बचा हुआ चैप्टर जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा भी रहेगा, इसलिए मैंने सोचा उसका नेक्स्ट पार्ट ही बना लिया जाए। उसमें जो टाइप्स है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के उनके बारे में बात करेंगे हम, और उसके अलावा 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, जैसे पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, या जो पॉलीमर्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस के, तो उसे भी हम साथ के साथ देख लेंगे, जिससे हमारी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है आप लोगों का तो मुझसे बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।